नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं। आप ये ना सोचें कि मैं देर से जिक्र क्यों कर रहा हूं। दो बड़े मुद्दों को लेकर के। एक, हमारे देश के अंदर आप सब लोग जानते हैं कि 5 मई 2020 से हमारे भारत की सीमा में अलग अलग जगह घुस करके चीन ने कब्जा कर लिया था। 15 जून को आप सबको मालूम है कि 20 जवानों, निहत्थे जवानों को पीट पीट कर मार डाला था, 76 जवानों को घायल कर दिया था। मैं यह जिक्र कर रहा हूं, हमारे देश की CDS जनरल बिपिन रावत ने एक शब्द नहीं बोला था जब हमारे 15 जून को 20 निहत्थे जवानों को पीट पीट कर मार डाला गया था। लेकिन क्या कारण है कि 2 जुलाई को हमारे देश में CDS जनरल बिपिन रावत धमकी देते हैं चीन को यथास्थिति बनाए रखने के लिए। यथास्थिति का मतलब जो 5 मई से पहले की स्थिति थी उसको कायम करने के लिए, नहीं तो भुगतने की बात कहते हैं चीन को। ठीक उसी 2 जुलाई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस्तीफा देते हैं। चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। और ठीक आपको बताना चाहता हूं, 2 जुलाई को ही फ्रांस की सरकार, मैक्रोन जो वहां के राष्ट्रपति हैं, वो राफेल घोटाले में, राफेल में दलाली की जांच की न्यायिक जांच बिठा देते हैं। इस पूरे क्रोनोलॉजी को आपको समझना चाहिए, किस तरीके से राफेल में दलाली के मसले के मुख्य समाचार मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको आप और हम सब लोग कहते हैं, मानते नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो सोशल मीडिया है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी तरीके से राफेल में दलाली का मामला उजागर न हो, इसलिए भारत के CDS जनरल बिपिन रावत चीन को धमका देते हैं। ठीक उसी दिन, जिस दिन मैक्रोन सरकार न्यायिक जांच का गठन कर देती है कि भाई, और गठन कौन, और ठीक उसी दिन उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है। और यही नहीं, एक और रोचक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि नए जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उत्तराखंड के, वो ठीक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर, देश के RSS संघ प्रमुख मोहन भागवत, जिसकी भारतीय जनता पार्टी जिस RSS की 57 शाखाएं, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए आपको बताना चाहता हूं कि 14 अगस्त 2015 को अखंड भारत का एक नक्शा ट्वीट किया था उत्तराखंड के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, और उसमें अखंड भारत में लद्दाख गायब था। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप सब ने देखा कि 15 जून को हमारे जवानों की हत्या हो जाती है, 17 जून को हमारी भारत सरकार चीन के पोषित बैंक से मोटा कर्जा लेती है, 19 जून 2020 को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है, और उसके बाद प्रधानमंत्री ऐलान करते हैं हमारे देश की सीमा में न कोई घुसा है, न घुस आया है, न हमारी ज़मीन पर किसी का कब्जा है। और जिस जमीन को भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी मानने से इनकार कर दिया था, उसी भूभाग को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 2015 में ही भारत से जुदा कर चुके। इस क्रोनोलॉजी को भी आपको समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के अलग अलग हिस्से करके षड्यंत्र क्या है कि उत्तराखंड का जो सबसे चीन से सटा हुआ राज्य का मुख्यमंत्री 2015 से ही लद्दाख को भारत का हिस्सा नहीं मानता है, और भारत का प्रधानमंत्री तो ऑल पार्टी मीटिंग में इसको ऐलान कर चुका है। तो मैं इस बात को इसलिए कहना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह को तलब किया गया कि उनका व्यवहार ठीक नहीं है। तो जरा मैं व्यवहार और वाणी की अगर बात करूं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह के, तो तीरथ सिंह को ठीक आप सब लोगों को सोचना चाहिए कि 21 मार्च को तीरथ सिंह हमारे भारत को बताते हैं कि अमेरिका का 200 वर्ष तक भारत गुलाम रहा। तब तीरथ सिंह रावत को
नहीं हटाया गया। इतना बड़ा झूठ बोलने पर भारत कभी भी, भारत पर अमेरिका का शासन कभी नहीं रहा। हाँ, आरएसएस को, संघ परिवार को पोषित करने का संघ परिवार जरूर उसके टुकड़ों पर पलने वाला रहा है, लेकिन कभी भी भारत को लेकर के भारत कभी उसका गुलाम नहीं रहा। दूसरा, इससे पहले आपको मालूम होगा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने फटी जींस, महिलाओं की फटी जींस पहनने पर 17 मार्च को भद्दी टिप्पणी की थी। तब भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को तलब नहीं किया गया। और तीसरी बात, आप सबको मालूम होगा, उजागर हो चुका है कि हरिद्वार में जो कोरोना की दूसरी लहर में महामारी के बीच में कुंभ का आयोजन किया गया, उसमें 1 लाख से ज़्यादा फर्जी जांच रिपोर्ट उजागर हुई है। क्योंकि नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा था कि कुंभ में शामिल होने वाले, मेले में शामिल होने वाले 50-50 हज़ार लोगों की रोजाना की जांच की जानी चाहिए। और जिस कंपनी ने ये सब किया है उसको हरिद्वार का स्वास्थ्य विभाग ठेका देने के लिए आनाकानी कर चुका था। लेकिन 26 मार्च को उसी कंपनी को ठेका दिया गया जिसका नाम है मैक्स कॉर्पोरेशन सर्विस। अभी भारत की सरकार, मोदी सरकार या भाजपा आला कमान अगर तलब करना था तो 26 मार्च को ऐसी कंपनी को ठेका जांच, कोरोना की जांच का क्यों दिया गया जिसको हरिद्वार का स्वास्थ्य विभाग नकार चुका था। बिल्कुल ये मामला नहीं है कि तीरथ सिंह रावत की कोई टिप्पणियों के कारण ये सब मामला रहा हो। और ये मामला भी नहीं है कि धारा 151 का हवाला देकर के चुनाव नहीं हो सकते होंगे। इससे पहले नागालैंड हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां 8 महीने का कार्यकाल सरकार का बाकी था और तब उपचुनाव हो चुके थे और उपचुनाव कराए गए थे। लेकिन योजनाबद्ध तरीके से क्या कारण है कि राज्य के 70 में से 57 विधायक भाजपा के हों और 5 साल तक कोई कार्यकाल पूरा ना कर सके। इस पूरी क्रोनोलॉजी को आपको समझना चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो मुख्यमंत्री थे, आखिर क्या कारण है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को ऐन कुंभ के आयोजन का फैसला लेने से पहले हटाया गया? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत का सबसे बड़ा अपराध है कि 23 जून 2020 को, जिस दिन 14,933 नए मामले उजागर हुए थे और भारत में कोरोना के मामलों के सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 4,40,000 आंकड़े उजागर हो चुके थे, उसी दिन अखाड़ा परिषद 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ में बैठक की थी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने और यह कहा था कि यदि कुंभ का आयोजन समय पर किया जाएगा, लेकिन अगर महामारी नहीं रुकी तो एक एक अखाड़े के 3 प्रतिनिधि प्रतीकात्मक रूप से गंगा स्नान करेंगे। और इसलिए कुंभ का आयोजन त्रिवेंद्र सिंह रावत इस स्थिति में कराने के लिए कतई तैयार नहीं था जिस तरीके से यह कराया गया। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको सबको समझना चाहिए कि भारत में 24 मार्च 2020 को मात्र 500 मामले थे और पूरे देश के उद्योग पर, व्यापार पर, सरकार, अदालत, जहाज, रेल, बस सेवा, व्यापार सब पर ताले लगा दिए गए थे। और 24 मार्च 2021 को 1,17,58,000 से ज्यादा, 1,17,00,000 से ज्यादा मामले उजागर हो चुके थे और तब कुंभ के आयोजन का फैसला लिया गया। क्या यह सच में हमको अपने हृदय पर हाथ रखकर चिंतन करने की बात है कि 500 मामले में कोई बौद्धिक वैज्ञानिक ऐसी राय हमारे देश के प्रधानमंत्री को दे सकते हैं कि आप 500 मामले में ताला लगा दीजिए और 1,17,00,000 से ज्यादा मामला उजागर होने पर कुंभ का आयोजन करा दीजिए? तो मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, आप और हम सबको सोचना चाहिए कि राफेल से जिस देश को फायदा हुआ, जिसने मुनाफा कमाया, उस देश में
राफेल की दलाली की जांच की जा रही है और जिस देश को नुकसान हुआ उस देश में राफेल घोटाले पर पर्दा डाला जा रहा है। 3 बड़े कारण जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तीर से 3 शिकार करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया मुख्यमंत्री को बदलने के लिए। एक तो जो राफेल के दलाली के मसले पर मैक्रोन सरकार ने फ्रांस में जो न्यायिक जांच बिठा दी है उसको मेन स्ट्रीम मीडिया से दरकिनारे करना, और दूसरा नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद कुंभ में मेले में शामिल होने वालों की 1 लाख से ज्यादा वो फर्जी कोरोना जांच रिपोर्ट जिसमें एक घर में 600 सदस्य दिखाए गए हों और एक मोबाइल नंबर पर 50-50, 60-60 लोगों का जांच किया गया। और तीसरा, हमारे देश में एकमात्र भारत की बेटी किसी एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं और वो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी को भारत में, क्योंकि आप और हम सब लोग देख रहे हैं आरएसएस के 100 साल होने वाले हैं, संघ परिवार को जिस दिन गोरों के इशारे पर गठन किया गया तब से लेकर आज तक उसमें न महिलाओं का सम्मान है न स्थान है। देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, इस देश की बेटी, इनको अखर नहीं रही है। तो किसी भी कीमत पर तीरथ सिंह रावत को हटा करके और उपचुनाव न कराए जाएं तो ममता बनर्जी को कुर्सी से हटाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, चुनाव आयोग का दायित्व बनता है। अब वो चुनाव आयोग जब हमारे देश में नदियों में भी लाशें, रेत नदी किनारे रेत में भी लाशें, हॉस्पिटलों में, एम्बुलेंस में, शमशान में, कब्रिस्तान में कतार लगी हुई थी लाशों की, लाखों लोगों की जान जा रही थी, तब ये चुनाव आयोग चुनाव करा रहा था। अब देखना रोचक होगा, चुनाव आयोग तोता बनकर काम करता है संघ परिवार मोदी की सरकार के इशारे पर, या उपचुनाव करा करके अपने दायित्व का निर्वाह करके पश्चिम बंगाल की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री को उसकी कुर्सी से बेदखल करने के षड्यंत्र पर विराम लगाता है। ये देखना रोचक होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं, मैक्रोन सरकार ने जो न्यायिक जांच का गठन किया है उसको एक बात बता दूं, उस जज का नाम अरुण कुमार मिश्रा भी नहीं है जो आजादी के 66 वर्ष बाद बने हमारे देश में भूमि अधिग्रहण के कानून को सरकार के इशारे पर देश की कंपनियों के हित में धारा 24(2) के प्रावधान को बदली करके असंवैधानिक फैसला दे। अरुण कुमार मिश्रा भी नहीं है, जस्टिस गोगोई भी उनका नाम नहीं है जो यौन उत्पीड़न के मसले में फंसा हुआ हो और सेवानिवृत्ति के बाद जिसको राज्यसभा की भूख हो, और वहां पर जस्टिस लोया की तरह जान जाने का खतरा भी नहीं है, वहां गोदी मीडिया भी नहीं है, वहां ईडी का, एनआईए का, सीडी का, सीबीआई का और संघ के लठैतों का भी भय नहीं है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैक्रोन सरकार ने जो जांच बिठाई है उस जांच में पूर्व राष्ट्रपति ओलांद को भी शामिल होना पड़ेगा, जांच में यदि जरूरत पड़ी तो मैक्रोन को भी शामिल होना पड़ेगा। और इसलिए मैं आप सब लोगों को फिर कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर हम और आप सब लोग समझते हैं कुछ अहम सवाल हैं। हमारे देश में 2006 और 7 में भारत सरकार को तब के वायुसेना की तरफ से यह कहा गया था कि 126 लड़ाकू जहाज हमको चाहिए, और 126 लड़ाकू जहाजों का जो सौदा भारत करने जा रहा था फ्रांस के साथ में, वो संख्या 36 किसने कर दी। 90 जहाज कम करने का षड्यंत्र जिसने किया वो देश के साथ देशद्रोह देश का गद्दारी करने वाला शख्स कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं। 5,170 करोड़ का एक जहाज की कीमत 1,670 करोड़ रुपए, ये जो जहाज की कीमत में 1100 करोड़ के लगभग की कीमत बढ़ी। इस रकम को बढ़ाने का अपराध और षड्यंत्र किसने किया, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं। हमारे देश में किसी को बिचौलिया नहीं रखा जाएगा किसी रक्षा सौदे में, इसमें बिचौलिया कहां से आया और क्यों आया, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और सबसे और एक महत्वपूर्ण बात, हमारे देश के अंदर 126 जहाजों में 18 जहाज
हमारे वहां फ्रांस से बन करके आने थे, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो जहाज बनाने का काम करती है और हमारे भारत सरकार की कंपनी है, उसको राफेल बनाने की तकनीक और ठेका, तकनीक के बगैर जहाज नहीं बन सकते। 108 जहाज बना करके राफेल बनाने की तकनीक भी हिंदुस्तान HAL को मिलने वाली थी। HAL को राफेल बनाने की तकनीक से और ठेके से वंचित करने का काम किस देशद्रोही ने किया, यह भी जांच होनी चाहिए। और हमारे देश में जो 90,000 करोड़ का कर्जदार है अनिल अंबानी, और चीन का कर्जदार, उसको राफेल का पार्टनर बनाना, चीन के कर्जदार को राफेल का पार्टनर बनाना, और भारत की सरकारी कंपनी, जहाज बनाने वाली कंपनी को राफेल के पार्टनरशिप से बाहर कराना और उसकी तकनीक बनाने की तकनीक और ठेके से वंचित करा करके HAL की उन्नति को रोकने का जो षड्यंत्र किया गया, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं। और मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, मैं बधाई देना चाहता हूं पुष्कर सिंह धामी को कि वो उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री बने। लेकिन मैं फिर सवाल करता हूं मेरे देशवासियों, क्या हमारे चीन की सीमा उत्तराखंड से लगी हुई है और उत्तराखंड का मुख्यमंत्री लद्दाख को पहले से अलग कर चुका है? हमारे देश का प्रधानमंत्री भी जहां तक चीन ने कब्जा कर रखा है उसको भारत का भूभाग नहीं मानता है। और हमारे देश में सबसे बड़ी बात है सुरक्षा से जुड़ा मामला। हमारे देश में राफेल जैसे सुरक्षा जहाजों के लिए चीन के कर्जदार अनिल अंबानी को पार्टनर बनाया जाता है। इन सब विषयों को, और हमारे देश की में CDS बिपिन रावत, कोई चीन ने कोई हरकत 2 तारीख को ऐसी नहीं की जिससे यह कहा जाए कि धमकी दी जानी चाहिए। धमकी देनी थी निरंतर, हम कब कह रहे हैं, हम सब एक साथ खड़े हैं। लेकिन इस क्रोनोलॉजी को भी आपको समझना चाहिए। मैं दोबारा से आपसे कहना चाहता हूं, क्या कारण है कि 5 मई 2020 से जो चीन कब्जा करके बैठा है, CDS 2 जुलाई को ही चीन को यथास्थिति बनाने की धमकी देता है, और भारत की सरकार, या मैं कहूं मोदी सरकार, संघ परिवार 2 ही तारीख को उत्तराखंड के चुने में के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को कुर्सी से हटाने की बात करते हैं, और 2 ही तारीख को मैक्रोन सरकार हमारे देश में राफेल का सौदे में दलाली की जांच बिठाती है। इस बात को आपको समझना चाहिए। और एक आखिरी बात कह के मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि RSS संघ परिवार अफवाहें और ध्यान भटकाने का बड़ा षड्यंत्र करता है। अगर ये सारे मसले, मैंने पहले भी कहा था, कहीं दंगा कराने का, पंगा कराने का, हत्या करवाने का, मॉब लिंचिंग कराने का, ये कुछ भी कर सकते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए। और अब तो इनके पास सबसे बड़ा जरिया है, वो है हमारे देश में कोरोना वैक्सीन। अगर कुछ नहीं होगा तो मोदी सरकार कोरोना वैक्सीन की कालाबाजारी नहीं कहूंगा, उसका विराम लगा देगी। जगह जगह टीवी और अखबार चिल्लाने लग जाएंगे, देखो कोरोना वैक्सीन के सेंटर पर लगा ताला, वैक्सीन का सेंटर पर लगा ताला, वैक्सीन की कमी, वैक्सीन की कमी। और जो इनके पाप और अपराध है वो छिप जाएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको भी हम और आप सब लोगों को ध्यान से सोचना और समझना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ध्यान भटकाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र ये हमारे देश के अंदर कोरोना की वैक्सीन को भी कम करके करवा सकते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। धन्यवाद, जय हिंद। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अधिक से अधिक लोगों तक इस बात को, इस वीडियो को पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय जय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।